नमस्कार, आप सभी का स्वागत दूरदर्शन किसान पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज हम वाद संवाद में बात करेंगे किस तरीके से सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है इसे साकार करने के लिए हर दिशा में और हर क्षेत्र में काम हो रहा है। इस बीच पशुपालन और डेयरी की अगर बात की जाए, क्योंकि करीब 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान विकास पत्र यानी केसीसी उपलब्ध कराना और दूसरे पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए 15,000 करोड़ पैकेज का जो ऐलान किया गया था, इसी पर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारा जो विषय रहेगा इस पर, क्योंकि हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा पशुपालन और डेयरी व्यवसाय है इसके तहत कितनी मजबूती हमारे किसानों को मिल सकेगी, साथ ही जो तमाम लोग इन व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें कितना आर्थिक लाभ होगा। और इसके लिए आज हम बात करेंगे डेयरी विकास के दो काज को लेकर वाद संवाद में। और हमारे साथ जो खास मेहमान आज मौजूद हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर आशीष भूटानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं आशीष भूटानी, संयुक्त सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय। साथ ही पशुपालन एवं डेयरी विभाग में डेयरी विकास के सहायक आयुक्त अजीत कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए वाद संवाद में हम इस जानकारी के सफर की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। किसान विकास पत्र अभियान के पहले चरण में उन सभी किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और अलग अलग दुग्ध संघों से जुड़े हैं और जिनके पास केसीसी नहीं है। जिन किसानों के पास भू स्वामित्व के आधार पर पहले से ही केसीसी है, वो केसीसी ऋण की सीमा को बढ़ा सकते हैं। हालांकि ब्याज दरों के मामले में वित्तीय सहायता सिर्फ 3 लाख रुपए की सीमा तक ही उपलब्ध होगी। वैसे तो कोलेट्रल के बिना केसीसी ऋण की सामान्य सीमा 1,60,000 रुपए है, लेकिन उत्पादकों और प्रसंस्करण इकाइयों के बीच अगर बिना किसी बिचौलिए के गठजोड़ हुआ है तो ये सीमा 3 लाख रुपए तक जा सकती है। शर्त यही है किसानों का दूध सीधे तौर पर दुग्ध संघ खरीद रहे हों। इससे दुग्ध संघों से जुड़े डेयरी किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और बैंकों के पास भी ऋण वापसी का आश्वासन होगा। 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को केसीसी प्रदान करने का विशेष अभियान आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है। वित्त मंत्री ने 15 मई 2020 को केसीसी योजना के तहत 2.5 करोड़ नए किसानों को शामिल करने का ऐलान किया था। ये कदम अर्थव्यवस्था की हालिया मंदी से पीड़ित किसानों के हाथों में 5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी प्रदान करेगा। पिछले 5 साल के दौरान डेयरी क्षेत्र 6% से अधिक CAGR के साथ अर्थव्यवस्था की सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक रहा है। दूसरे व्यवसायों की तरह ही डेयरी किसानों को भी अपना कारोबार चलाने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। ऐसे में अल्पकालिक ऋण से डेयरी क्षेत्र की उत्पादकता में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जाना किस वजह से जो पशुपालन क्षेत्र है वो इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और इससे तमाम जुड़े जो हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, उनके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले डॉक्टर आशीष आपके पास में आना चाहूँगा। जो हमारे डेयरी के किसान हैं उनके लिए जो केसीसी जारी किया गया है, क्या ये ज़मीन मालिक किसानों के लिए जारी जो केसीसी होता है उससे किस तरह कुछ अलग है? ये देखिए, जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो एक योजना 2006 से चल रही है, जिससे किसानों को आसान प्रीमियम दर पर लोन ले सकते हैं। 3 लाख रुपए तक लोन लेने पे उनको केवल 4% की ब्याज दर से लोन मिल जाता है। और जो हमारे पशुपालक हैं और मत्स्य पालक हैं उनको पहली बार जोड़ा गया है इस योजना के साथ पिछले साल 2019, और उनको केसीसी देने की प्रक्रिया आरंभ की है। और एक बड़ा अभियान सैचुरेशन ड्राइव आ रहे हैं केसीसी अभियान में सब किसानों को कार्ड देने के लिए। और उसमें पशुपालक जो हमारे मत्स्य पालक उनको जो कार्ड देने का अभियान में एक बहुत बड़ा फोकस है। एक बहुत बड़ा जो तबका है हमारे ऐसे बहनों भाइयों का जो इस योजना में अब पहली बार जुड़ा है, उनको कार्ड देने की एक योजना हम चला रहे हैं और करते हैं कि हम सबसे ज्यादा उम्मीद तो करते हैं सारे किसान इससे जुड़े ही। हमारा लक्ष्य यही है। जी बिल्कुल, एक ऐसा लक्ष्य जिसके तहत तमाम जो किसान हैं उनको लाभ पहुंच सके। अजीत जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे केसीसी से जो ऋण पाने की प्रक्रिया है, क्या वो प्रक्रिया और कैसे इसकी जो अदायगी का है, क्या कुछ प्रावधान इसमें रखे गए हैं? मैं बताऊं, पहले जैसे दूध, दारू
पशु को पालने वाला किसानों को हम इसमें कवर करने का कोशिश किया है जी। ये अभी एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है जून 1 से लेके 31 जुलाई तक जी। इसमें हम सारे कोऑपरेटिव संगठन के साथ जुड़े हुए पशुपालन किसानों को कवर कर रहे हैं जी। इसके लिए हमने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलके कस्टमाइज्ड फॉर्म बनाया है जहाँ की जो सेक्रेटरी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो उसमें ये लिख के देगा फॉर्म में सर्टिफाई करके देगा कि ये हमारे साथ जुड़ा हुआ, इनके पास इतना गाय है, इतने दूध पिछले साल में इन्होंने हमको दिया है और हमने इनको इतना पेमेंट उस दूध के मूल्य दिया है जी। यानी सारी तो इससे क्या होता है उस किसान के बारे में एक ऑथेंटिसिटी बन जाता है, तो क्रेडिट प्रोवाइड करने में आसान होता है। इसलिए इस तरीके से 2 महीने में हम 1.5 करोड़ किसानों को कवर करने का पूरा कोशिश में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, लगातार देखिए कोशिश जारी है और इसी कोशिश की अगर बात की जाए डॉक्टर आशीष आपसे भी हम जानना चाहेंगे प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है उसकी अगर खास तौर से बात की जाए, क्योंकि दूध उत्पादन क्षेत्र में हम कई सालों से बिल्कुल अग्रणी स्थान पर हैं, पहले पायदान पर हम मौजूद हैं, लेकिन आवश्यकताएं यानी जो मांग निकल कर आती है, जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है, ये कब तक हम और ज़्यादा सुनिश्चित कर पाएंगे? देखिए, हम बात कर रहे हैं किसानों की आय दोगुनी करने की और एक बहुत बड़ा उसमें अहम रोल है क्रेडिट का। किसानों को जो अपने जो खरीदे उनको इनपुट है उसके लिए सामान खरीदना है, जो लगा जो उसमें निवेश करना है, उसको अगर हम आसान दर पे उसको आसानी से लोन दिलवा पाए और जो बहुत ऊंचे दर पे जो साहूकारों से और सूदखोरों से लोन लेता है, जो आपके मनी लेंडर्स हैं, उसके चंगुल से अगर छुड़वा पाए उसको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो वर्किंग कैपिटल जो है, हमारे किसान भाई जो हैं, पशुपालक हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत काफी आसान दरों पे लोन मिल सकता है और उनकी काफी सारी जरूरतें इससे पूरी हो सकती है। तो आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और उनका जो खर्चा आता है निवेश पे काफी। जी बिल्कुल डॉक्टर आशीष, जैसे आपने कहा कि लगभग जो 1.5 करोड़ से अधिक ऐसे किसान हैं जो सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होंगे। शुरुआती चरण की अगर हम बात करते हैं और ना सिर्फ आमदनी जो दुगनी है वो हो सकती है, लेकिन खासतौर से हमने देखा था पिछले दिनों जो युवा वर्ग है वो डेयरी क्षेत्र में हमने देखा था किस तरीके से आगे आया है, तो उस लिहाज से भी हम काफ़ी बेहतर इसको मान सकते हैं। जी, योजना सब किसानों को लाभान्वित करेगी और जितने भी किसान इससे जुड़ेंगे वो एक मतलब परंपरा बन जाएगी, आसानी से उनको किस्त मिल सकेगी, पैसा मिल सकेगा, वो निवेश कर सकेंगे, आगे बढ़ने का एक रास्ता खुलेगा। मेरे किसान भाइयों का जितने पशुपालक भाई हमारे हैं जी, उनको एक रास्ता खुलेगा आगे बढ़ने की, बड़ी पहल होगी उनके लिए। जी जाहिर तौर पर एक बड़ी पहल हम मान सकते हैं। अजीत जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से योजना की शुरुआत की गई 1 जून से और 31 जुलाई का एक समय जो है वो निर्धारित किया गया, कितना ज़्यादा लाभ आपने इसमें देखा है कि अभी तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, क्या स्थिति फिलहाल आप देख पाए? अभी हम ये जो कैंपेन है सारे मिल्क यूनियन डिस्ट्रिक्ट वाइज लगे हुए हैं, सब लोग इसमें जिस कोरोना के संकट में भी, लॉकडाउन के मारामारी में भी हम लोग पूरा कोशिश किए हैं। अभी आंकड़े के हिसाब से जो डेली रिपोर्ट हमारे पास आते हैं उस हिसाब से अभी 33.5 लाख फार्मर्स से हम फॉर्म भरवा चुका है जी, और उसमें से करीबन 16 लाख फॉर्म हम बैंक्स में जमा किए हुए जी। उनके जो प्रोसेसिंग स्क्रूटनी वो सब प्रोग्रेस में है। हम और उम्मीद करते हैं हम आगे की 31 तक सबसे जितना ज़्यादा हो सके उतने तक पहुंच पाएंगे। ये ऐसे स्पेशल कैंपेन ये है हमारा और ये आगे भी रहेगा हमारा ये कैंपेन, ताकि सारे पशुपालक किसान भाई इसका पूरा फ़ायदा उठा पाए। जी बिल्कुल, आगे भी देखिए एक जो खास पहल है, जैसा डॉक्टर आशीष ने कहा था, ये मुहिम जो है वो जारी रहने वाली है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर आशीष देखा जाए, क्योंकि कोरोना काल में भी लगातार हम मान सकते हैं कि इस किसी के तहत भी जो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ने की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ होती नज़र आ रही है, जो एक आंकड़ा भी अजीत जी ने यहाँ पर दिया है। लेकिन लक्ष्य हमारे सामने बड़ा है, कैसे क्या और कुछ हम मान सकते हैं कि आधुनिक तरीके से भी कोशिश की जा रही है जो जानकारी है उसको इकट्ठा करने के लिए? देखिए, जो पहली बात तो बताऊं, 2.5 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा था अपने आगे इस साल किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिलवाने का। इसमें जो किसान हमारे किसानी करते हैं, खेती करते हैं, जो पशुपालक हैं, मत्स्य पालक, सबको मिला के हमारा एक टोटल हमारा एक टारगेट था। कोशिश ये थी कि उस टारगेट से हम ऊपर जाएं और
हमारी कोशिश तीनों पहला हमारी तीनों तरफ है, चाहे किसान है, हमारे खेती वाले, पशुपालक है, मत्स्य पालक है, उनको आगे बढ़ावा मिले, और 2 से 3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा जो है रुपया क्रेडिट की अवेलेबिलिटी गाँव में किसानों के पास हो, इसके लिए बड़ी पहल हमने की है। अजीत जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर रुझान की बात की जाए, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो किसान हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि जो ज़्यादा संख्या में जहाँ एक रुचि ले रहे हैं? देखिए, आप भारत में, पूरा भारत में आप देखोगे सबसे ज़्यादा किसान जो गाय पालन में लगे हुए हैं, पहले आप देखेंगे सबसे ज़्यादा दूध प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आप जाओगे तो गुजरात में सबसे ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं एकदम। हम लगभग 35 लाख किसान सहकारिता संघ के साथ जुड़े हुए हैं गुजरात में। तो गुजरात एक बहुत बड़ा स्टेट है जिसमें हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ज़्यादा कवरेज उसमें से आने के लिए। उसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, साउथ में जाएंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा एंड तेलंगाना, ये सब स्टेट्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे किसान भाइयाँ उधर हैं, उनका भलाई इस क्रेडिट कार्ड मिलने से, उनका वर्किंग कैपिटल के जो रिक्वायरमेंट है बहुत अच्छी तरह से मीट किया जाएगा जी इस कठिन अवस्था में। जी बिल्कुल, यानी तमाम देखिए जो पशुपालक हैं उनको जोड़ने की कवायद इसको हम मान सकते हैं जो कि शुरू कर दी गई है, और काफ़ी बड़े स्तर पर इस पर हम मान सकते हैं जो काम है वो भी चल रहा है। साथ ही यहाँ डॉक्टर आशीष आपसे और समझना चाहेंगे, जिस तरीके से जो आपने बताया कि जो इसकी ब्याज की राशि है वो एक निर्धारित की गई है, और जब अदायगी की बात आए तो क्या यहाँ पर और कुछ रियायतें जो हैं वो हमारे पशुपालकों को मिलेंगी आने वाले समय में? ये देखिए क्या है कि जो किसान लोन लेता है वर्किंग कैपिटल के जो भी पशुपालन का काम में जो हमारे किसान लगे हुए हैं, वो ब्याज साधारण पे इनका ब्याज दर 9% है। उस पे 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन ब्याज की छूट सरकार देती है, और जो किसान समय से लोन वापस करता है उसको 3% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो अगर जो किसान लोन लेके समय से उसकी ब्याज दर केवल है 4%। ठीक है, 5% का ब्याज का जो छूट है वो भारत सरकार वहन करती है इन किसानों के ऊपर जी। और अगर कुछ राज्य हैं 4% की छूट को भी बढ़ा के दे रहे हैं, तो कई राज्यों में तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिल रहा है किसानों को। यहाँ राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से भी छूट दे रही है जी। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हम मान सकते हैं राज्य सरकारें तक जो हैं वो अपनी तरफ से और ज़्यादा रियायतें जो हैं हमारे किसान जो पशुपालक हैं उनको दे रही हैं। अजीत जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा डॉक्टर आशीष ने भी बताया कि अलग अलग स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, और ख़ासतौर से राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ एक प्रतिक्रिया की अगर बात की जाए, क्या स्थिति राज्यों में आपको नज़र आ रही है? राज्यों में इसका बहुत बड़ा अभी जो हमारे कैंपेन द्वारा जो भारत सरकार DFS किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा हम ये चला रहे हैं, इसके मतलब लोगों के पास इसकी पहुंच पता चल गया उनको कि ऐसा माहौल है कि भारत सरकार उन किसान के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए ये कर रहे हैं। इसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी तरह से हुआ है, तो लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लोग अब डिमांड करने लगे, लोगों को पता चल गया मेरा दोस्त को किसान क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन बनाया गया, उसको क्रेडिट लोन मिल गया है, तो मुझे भी चाहिए। इसे कोने कोने से लोग पता कर रहे हैं। और ये जो अभी जो हम कोऑपरेटिव के साथ जो कर रहे हैं ना, ये इसकी पहुंच और बाहर, और किसान तो किसान है, वो कोऑपरेटिव से साथ जुड़े हो, निजी कंपनी के साथ जुड़े हो, खुद अपना व्यवसाय चला रहे हो, तो उनको भी ये प्रावधान मिलेंगे आगे जाके। उन लोगों को भी पता चल गया है, तो वो लोग भी इस मुहिम में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर आशीष, आप भी इस बात से सहमत होंगे जो अजीत ने कहा कि ना सिर्फ जो पूरी सहकारी हमारे मान सकते हैं संघ हैं, संस्थाएं हैं, वो जुड़ रही हैं। एक व्यक्तिगत किसान की बात की जाए, व्यक्तिगत पशुपालक की अगर हम बात करें, तो आने वाले समय में वो भी लाभान्वित होंगे, और ख़ासतौर से जो किसान उत्पादक संगठन हैं जिनको हम मान सकते हैं, जिनको फोकस करके हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ भी किसानों को फ़ायदा मिलेगा। किसान चाहे वो अपने स्तर पे, निजी स्तर पे, या आपका फार्मर प्रोड्यूसर FPO के जरिए से, या अपनी मिल्क कोऑपरेटिव से यूनियन के थ्रू आना चाहे, किसी भी तरीके से जुड़ सकता है, तो पूरी छूट है। और अगर मिल्क कोऑपरेटिव ने आपके काफी मैं बोलूँगा इनिशिएटिव लिया है, इसमें किसानों में जागरूकता बढ़ाई है, उनका बड़ा एक हाथ रहा है, जिससे कि किसान बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। आज कोऑपरेटिव जो हमारा मूवमेंट है पूरा, और सक्सेसफुली आप देखिए मिल्क में तो बहुत बड़ा सक्सेस हमारी रही है कोऑपरेटिव में। उन लोगों का बड़ा हाथ है किसानों को से जोड़ने में। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।
और आशा करता हूँ जितने और भी हमारे जो रूट्स हैं, चाहे अपने एफपीओ की बात की, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें, या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या फार्मर खुद अपने निजी तौर पर जुड़ना चाहता है, तो सब तरीके से फार्मर से जुड़ सकते हैं। सब तरह के फार्मर इस स्कीम में आमंत्रित हैं और किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। जी बिल्कुल, तो देखिए किसी तरीके की कोई बाधा नहीं है। डॉक्टर आशीष इसकी जानकारी दे रहे हैं। अजीत जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि जो राज्य हैं उनके साथ भी तालमेल जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र हमें आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो लक्ष्य अभी हमने पहले रखा है, क्या लगता है और कितना समय लगेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में? जैसे आप देखिए 2.5 करोड़ फार्मर, किसान और एग्रीकल्चर किसान, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, पोल्ट्री, सबको कवर करना है। तो इस पे लगभग हम उम्मीद ये रख के जा रहे हैं, हमारे इस पेस में हम जैसे काम कर रहे हैं फील्ड में, सबके साथ मिलजुल के, जिसका सबका जो कंट्रीब्यूशन, जो सीरियस कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है, उस हिसाब से लगभग इस पूरे साल तक हम मैक्सिमम कवरेज जी कर पाएंगे इसमें। जी बिल्कुल, यही उम्मीद हम भी करते हैं। साथ ही डॉक्टर आशीष, अगर देखा जाए ना सिर्फ पशुपालन बल्कि नीली क्रांति की अगर हम बात करते हैं, यानी मत्स्य पालन की अगर बात की जाए, तो यहाँ एक अलग फोकस जो है वो हमें देखने को मिलता है सरकार का जो रहा है अभी तक, यानी जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा लाभ पहुँचे, अगर वो चाहे तटीय क्षेत्रों में है चाहे कहीं भी हैं। जी बिल्कुल, जो हमारे मत्स्य पालक है उसके ऊपर बड़ा फोकस गवर्नमेंट का है, और हमने जो हमारा विभाग है मत्स्य फिशरीज डिपार्टमेंट, उससे भी काफी बैठक की है मंत्रालय ने, जिससे कि वो हमारे जो मत्स्य पालक भाई वो भी जुड़ सके। उसमें भी बड़ी पहल ली जा रही है। मुझे उम्मीद है कि एक बड़ी संख्या में मत्स्य पालक स्कीम से जुड़ सकेंगे। महाराष्ट्र और केरला, तमिलनाडु, इन राज्यों में हमने काफी राज्यों से बात भी की है। उम्मीद है कि एक बड़ी संख्या से जुड़ेंगे, और जो अड़चने आ रही हैं, जो यूनियन के थ्रू जाना है, जो उनके थ्रू करना है, तो वो भी हम उनसे बात करें विभाग से, कैसे ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास हम जल्दी से जल्दी पहुंच सके और उनको इस योजना से जोड़ सकें। जी बिल्कुल, लगातार जो कोशिशें वो की जा रही हैं, लेकिन अजीत जी इस बात से आप भी सहमत होंगे कि जो किसान तक पहुंचने की बात है, ज़रूर अड़चने हैं लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी आने वाले समय में। हाँ जी बिल्कुल, हमारे पूरे कोशिश यही है कि अब तो धीरे धीरे लोग ये कोरोना बीमारी से समझ में आ गया, अब धीरे धीरे वो अनलॉकिंग प्रक्रिया भी भारत में चालू हो गया है। इस वजह से लोगों ने अपने काम काज में वापस आना शुरू हो गया है जी। और जो भी आप देखेंगे, जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपने गांव में चला गया, वो लोग भी अपने घर में जो पशुपालन हो, जो भी खेती हो, उसी में हाथ देना शुरू हो गया है। तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और उनको जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो हमारे इस अभियान से वो पूरा भी एक तरीके से किया भी जाएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए कितना लाभ इसके ज़रिए हो सकेगा। ना सिर्फ वो किसान है जो अलग अलग संघों से जुड़े हुए हैं, सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, या एक नया किसान है जो कि इस क्षेत्र में आना चाहता है, डेयरी फार्मिंग की बात की जाए, मत्स्य पालन की बात करें, या फिर पशुपालन की अगर बात की जाए, तो तमाम सुविधाएं अब सरकार द्वारा इसमें दी जा रही हैं, और केसीसी भी जो है अब आने वाले समय में किसानों को इसका भी लाभ मिल सकेगा, जिससे उनकी आवश्यकताएँ पूरी हो सकेंगी। फिलहाल वाद संवाद में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत वाद संवाद में। आज हम डेयरी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर बात कर रहे हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना किस तरीके से किसान विकास पत्र यानी केसीसी जो है इसका लाभ हमारे किसानों को मिल सकेगा, और जो डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं, लेकिन डेयरी के बुनियादी ढांचे के लिए जारी विशेष आर्थिक पैकेज पर भी आपको बता दें, अब यहाँ पर सरकार ने आर्थिक पैकेज में इसका जिक्र किया था, लेकिन इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी AHIDF के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसका मकसद दूध प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना है।
हमारे देश में फिलहाल सालाना 18 करोड़ 80 लाख टन दूध का उत्पादन हो रहा है। अनुमान है कि 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर 33 करोड़ टन तक पहुंच जाएगा। अभी केवल 20 से 25% दूध का ही प्रसंस्करण हो पा रहा है और सरकार इसे 40% तक ले जाना चाहती है। सहकारी क्षेत्र में अवसंरचना विकास के लिए डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी DIDF लागू है, जबकि निजी क्षेत्र के लिए AHIDF इस तरह की पहली योजना है। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO MSME धारा 8 में शामिल कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी न्यूनतम 10% मार्जिन राशि के अंशदान के साथ इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बाकी 90% राशि अनुसूचित बैंकों की ओर से उपलब्ध कराया जाने वाला ऋण होगा। भारत सरकार पात्र लाभार्थियों को ब्याज में 3% का अनुदान भी देगी। अगर आप डेयरी और मांस प्रसंस्करण करना चाहते हैं या मूल्य वर्धित अवसंरचना की स्थापना कर रहे हैं या पहले से मौजूद अवसंरचना को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए ये योजना आप ही के लिए है। योजना से जुड़ने के लिए आपको सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ अनुसूचित बैंक में ऋण के लिए आवेदन का ऑप्शन मिलेगा। डेयरी क्षेत्र में चूंकि 50 से 60% अंतिम मूल्य किसानों को वापस मिल जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में होने वाले विकास से किसान की आय पर सीधा असर पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से जो विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था, उसमें एक अवसंरचना के लिए जो बात कही गई थी, जो एक आर्थिक पैकेज की यहाँ घोषणा की गई है, उसका लाभ भी हमारे किसानों को मिल सकेगा। इस बारे में और जानकारी के लिए ये एक बार फिर रुक कर लेते हैं डॉक्टर आशीष भूटानी जी का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष, जिस तरीके से अगर देखा जाए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि जिसका जिक्र किया गया था आर्थिक पैकेज में, क्या कुछ लाभ इसके जरिए एक किसान को, पशुपालक को मिल सकेगा? ये योजना तो बड़ी योजना हमारे पशुपालन विभाग ने हाथ में ली है और किसानों को पहली बार जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट मिलेगा, इस पे भी ब्याज दर की छूट है। अजीत जी हैं मेरे साथ, वो आपको विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। इतने कहूंगा कि बहुत बड़ा कदम है। एक स्कीम पहले भी चल रही, बड़ी एक स्कीम पहली बार भाषा के लॉन्च की है। एक पशुपालक जो हमारे किसान भाई, उनका बहुत मदद होने वाली स्कीम से। और जो आज आप देखें कि हम जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, जो अल्प समय का जो ऋण है, अल्प अवधि ऋण है, उसके लिए तो सरकार की ब्याज दरों में छूट की योजनाएं थी। पहली बार सरकार ने जो आपका मध्यावधि या दीर्घावधि जो ऋण देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उस पर बड़ी योजना सरकार लेके आई है पशुपालकों के लिए। तो बड़ी पहले सरकार की जी बिल्कुल। इस बारे में अजीत जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी संख्या हमारे देश में काफ़ी अधिक है और उनको ध्यान में रखते हुए हम मान सकते हैं कि इस योजना को लाया गया, इस विशेष पैकेज में भी इस बात का ख्याल रखा गया। देखिए, इस पैकेज के जो हैसियत, स्पेशलिटी क्या है, मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अभी आप देखेंगे दूध संस्करण और मांस संस्करण में भारत में बहुत सारे प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बढ़ोतरी होना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे आप पहले हमने बताया, जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर दूध प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा दायित्व निभा रहा है भारत में। उनके पास भी जो जैसे निजी सेक्टर में देखेंगे, दोनों बराबर की ही दूध का भागीदारी है। अब ये आत्मनिर्भर पैकेज में हमारे AHDF जो स्कीम अनाउंस हुआ, उसकी वजह से निजी क्षेत्र में भी उनका भी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने का, नया यूनिट शुरू होने का तो प्रावधान है। उनको वित्तीय सहायता मिल रहा है, सब्सिडी और लोन में सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशंस भी मिल रहा है। इससे क्या होगा, इसका डायरेक्ट परिणाम क्या है, जो फार्मर जो दुधारू पशु के रखते हैं उनको ये अभी उनके साथ जुड़ेंगे, जो अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको जो दूध जो लेने का प्रोसेस है वो बढ़ेगा। जब इनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ेंगे, इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हो जाएगा, इंडिया वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उससे जो अच्छे मूल्य जो दूध
दे रहे फार्मर को मिल जाएंगे। यानी सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो दूध प्रसंस्करण और मांस प्रसंस्करण के लिए इसका हम मान सकते हैं जो सीधा लाभ एक किसान जो है, पशुपालक जो है, उनको मिल सकेगा। लेकिन किस तरीके से जो ये निधि है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से इसको खर्च किया जाएगा, क्या ये अभी तक कुछ अजीत जी सुनिश्चित हो पाया है? हाँ, इसमें क्या है, इसमें जो भी किसान हो, NGOs हो, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो, प्राइवेट कंपनीज हो, सेक्शन 8 के तहत जो रजिस्टर्ड हुई है वो कंपनीज हो, उन सबको इसका लाभ मिल सकते हैं। इनको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पे वो सक्सेसफुल स्टडी करके प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपना क्या उद्यमी तरीके से वो मांस प्रोसेसिंग करना है या दूध प्रोसेसिंग का जो भी है वो बनाएंगे, और उसका एक पोर्टल तैयार होने वाला है। उसमें जो सिडबी का पोर्टल है उसमें वो सबमिट करेंगे, उसके द्वारा वो वो बैंक उस प्रोसेस को, बैंकेबल प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करेंगे जी। उसके अलावा 750 करोड़ का सब्सिडी फंड, गारंटी फंड भी भारत सरकार इसके लिए प्रावधान रखा है जी। ये नाबार्ड द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। इसमें हर साल 10 करोड़ भारत सरकार नाबार्ड को दिए जाएंगे, 75 करोड़ रुपया नाबार्ड को दिया जाएगा। उससे ये गारंटी फंड विल बी मेंटेन। जी बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, अगर देखा जाए एक बड़ी आर्थिक मदद जो है वो सरकार द्वारा लगातार जो कृषि से जुड़े हुए हैं उनकी की जा रही है, और ना सिर्फ KCC के ज़रिए बल्कि हम मान सकते हैं कि KCC के ज़रिए जो पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन से जुड़े लोग हैं उनको मदद दी जा रही है, और आने वाले समय में अगर वो प्रसंस्करण की तरफ मुड़ना चाहते हैं तो यहाँ भी उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल। एक मैं जैसे बताया, एक बड़ी पहले आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, KCC ले लीजिए। आपको इन्वेस्टमेंट, कोई नई योजना लगानी है, अपना उत्पादन बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है, नई मशीनें लगानी है, प्रोसेसिंग करना है, उसके लिए नई योजना आ गई है। तो दो तरफा एक अप्रोच सरकार की है कि अल्पावधि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा मिले आसानी से, और इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी स्कीम किसानों के लिए सुविधा हो, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, इन्वेस्टमेंट कर सकें। जी बिल्कुल, उनको एक संभावनाओं के जो द्वार हैं वो हम मान सकते हैं और ज़्यादा खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा डॉक्टर आशीष ने कहा जी, एक सामंजस्य जो है वो दोनों ही योजनाओं में हमें मिलता हुआ नज़र आता है। ना सिर्फ यहाँ पर जो सरकार द्वारा एक पैकेज जो दिया गया है उसमें भी आत्मनिर्भर भारत के लिए, और इस आत्मनिर्भर भारत के लिए जो किसान हैं उसको और ज़्यादा हम कह सकते हैं प्राथमिकता जिस तरीके से दी जा रही है पशुपालक को KCC की सुविधा देकर, और ज़्यादा मजबूती हम मान सकते हैं उन्हें मिल पाएगी। बिल्कुल, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है उसमें जो कमियाँ और उसका जो अप्रोच, बैंक से लोन मिलना की जो मुश्किलें हैं किसान फेस कर रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उस गैप को हम फिल कर रहे हैं। ये एक हमारा शुरुआत है, और आगे वाले दिन में ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह हो जाएंगे, और फार्मर को क्रेडिट मिलना और अपना कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए कोई मुश्किल कठिनाइयाँ ना फेस करना पड़े। जी बिल्कुल। लेकिन जो इस जैसा आपने बताया कि किस तरीके से इस निधि का इस्तेमाल होगा, और किसानों की समस्याओं की अगर बात की जाए तो पहले हम देखते थे कि उनको ऋण लेने में ही काफ़ी दिक्कत हो जाती थी, उसके बाद एक शुरुआत होती कि प्रसंस्करण के लिए अगर उनको इकाई स्थापित करनी है, लेकिन अब हम मान सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। इस आप देखेंगे ये जो स्कीम नया लॉन्च किया है, इसमें आप थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट्स है, वो पूरा बैंक सारे क्राइटेरिया को मीट करते हुए सब चीज़ों को देखा हुआ जाए बनाएगा, और उसको अच्छी तरह स्क्रूटनी करके ही उनको क्रेडिट दिया जाएगा जो आपने प्लांट लगाने के लिए, जैसे दूध का हो, मीट का हो, वो लगाने के लिए। इसमें पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से भी, हमारे मंत्रालय के तरफ से भी 2 कमेटी इसमें बने हुए हैं। एक प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग कमेटी है और एक प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी है, जहां 50,000 करोड़ तक का जो प्रोजेक्ट्स है उसमें प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी का लेवल से इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट सब्सिडी तैर के जो है अप्रूव किया जाएगा, और उसके ऊपर जो है प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग कमेटी है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का, उनके चेयरमैनशिप का जो कमेटी है वो तैयार किया जाएगा, और उस बेसिस में उनको डिस्बर्स किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी इसके तहत ये सारी देखिए जो इसके तहत 10 से लेके 25%
इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मिल जाएंगे। जी जो डॉक्टर आशीष, जो हमारे युवा किसान हैं या तमाम युवा जिनको हम चाहते थे कि वो और ज़्यादा आकर्षित हों कृषि क्षेत्र की तरफ, और ख़ासतौर से जो एक लगातार चिंता का विषय रहता था हर एक सरकार के लिए जो बेरोज़गारी का आंकड़ा था, क्या इन सबको ध्यान में रखते हुए हम मान सकते हैं कि काफ़ी असर जो है यहाँ में नज़र आएगा? बिल्कुल, जो हमारे युवा किसान भाई हैं उनकी बड़ी इच्छा रहती है कि हम नई योजनाएं बनाएं, नई आपके प्रोजेक्ट हाथ में लें, तो उनको आसानी से ऋण मिल सके, इसका प्रावधान भारत सरकार ने किया है। क्रेडिट गारंटी का भी प्रावधान किया। कई जगह आप देखेंगे कि कई इलाकों में, कई जिलों में बैंक भी थोड़ा हिचकिचाते हैं किसानों को लोन देने में कि पैसा वापस आएगा नहीं, तो सरकार ने क्रेडिट प्रावधान किया है कि अगर आपको पैसा किसान से वापस नहीं मिलता किसी कारण से, तो क्रेडिट गारंटी से आप क्लेम कर सकते हैं। तो किसान जो बैंक है उनको भी आसानी हो जाती है लोन देने में, वो भी हिचकिचाते नहीं है जी। जो किसान भाइयों को आसान मिल सकता है। ब्याज दर तो नीचे है ही, उस पर तो भारत सरकार सब्सिडी दे ही रही है, इंटरेस्ट सबवेंशन, और साथ में उनको बैंकों को भी आसान कर रही है जिससे कि आसानी से वो इन किसानों को लोन दे सके। तो जितने भी हमारे युवा किसान भाई हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बोलूंगा मैं, जिससे इन सब स्कीम से जुड़ने की और नई योजनाएं बना के अपने ग्राउंड पे आपको अपने कौशल को और अपनी प्रतिभा दिखाने की। जी बिल्कुल, यानी लगातार देखिए अपने जो कौशल है उसको और निखारने का हम मान सकते हैं नई योजनाओं का लाभ जो है वो खासतौर से युवाओं को मिल सकेगा। अजीत जी, आप इस बात से सहमत होंगे? क्योंकि हर एक क्षेत्र में हम मान सकते हैं कि आवश्यकता थी सुधार की, और इस तरह की जब योजनाएं आईं तो ना सिर्फ जो किसान हैं उनका भी विश्वास बढ़ा, उन्हें भी एक उम्मीद जगी कि जो शायद कौशल के विकास की जब हम बात करते हैं तो और ज़्यादा वो हो सकेगा। बिल्कुल, इसमें क्या है, आप देखिए जैसे हमारे जो स्कीम AHIDF स्कीम है उसमें से जैसे भी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ेंगे, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, दूध का, मांस संस्करण का, इसमें जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार का अपॉर्चुनिटी है, और जो टेक्निकली पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं उनको भी इसमें रोजगार मिलेंगे, और हमारा जो फूड चेन में जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी इंडिया का जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, और हम एक्सपोर्ट के उधर तक हम सोच सकते हैं कि एक्सपोर्ट का भी हमें थोड़ा ज़्यादा प्रावधान मिलेंगे और उसका सुविधा हम उठा पाएंगे। यहाँ निर्यात का आपने जिक्र किया, यानी एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं, और मांस प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी संभावनाएं जो हैं, क्योंकि अधिकतर जो है निर्यात की स्थिति वहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर किस तरह का बदलाव जो है हम देख सकते हैं? क्या इसके ज़रिए भी हम मान सकते हैं जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने की बात है वहाँ भी एक अच्छा खासा इजाफा हमें देखने को मिलेगा? जैसे स्टेट ऑफ आर्ट मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स बनेंगे जहाँ पे बकरी का मीट, मुर्गा और पिग और जो भैंस का मीट है उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनेगा, और उसका जो बहुत डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने का संभावना भी ज़्यादा है। जी, लेकिन इसके लिए जागरूकता की अगर बात की जाए, क्योंकि किसान को लगता है कि शायद जो उनके द्वारा उत्पाद तैयार किया गया है वो घरेलू बाजार में पहुंच जाए वो काफ़ी है, लेकिन ऐसे में एक किसान को, एक पशुपालक को इस बात के लिए तैयार करना कि जो आपका उत्पाद है वो इस गुणवत्ता का होगा कि उसे हम विश्व स्तर पर भी अगर चाहें तो बेच सकते हैं, इसके लिए कैसे हम तैयार करेंगे? उसी का ही पहलू है ये, जी। पहला पहलू है ये, जिसमें आप प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाएंगे। जैसे आप अभी देखिएगा मांस संस्करण उतना ऑर्गेनाइज नहीं है जितना होना चाहिए। लोकल छोटे छोटे जगह पे मांस का संस्करण होता है और उसको बेचा जाता है, वहीं पे फार्म पे ही बेचा जाता है। जब ये प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड वे में स्टेट ऑफ आर्ट प्रोसेसिंग यूनिट लगा के उसमें हो जाएगा, जो FSSAI की सारे मानदंड उसमें पूरा किया जाएगा और स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा, तो उस प्रोडक्ट का ज़रूर हमारे देश का जो कंज्यूमर है उनको भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बावजूद जो एक्सेस प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, जो भी प्रोसेसिंग यूनिट कर पा रहे हैं, वो निर्यात में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, ना सिर्फ जो घरेलू बाजार है वहाँ पर बल्कि बाहरी बाजार पर भी इसका पहले स्टेज में तो घरेलू का डिमांड अच्छे से पूरा हो जाएगा, जो हम इंपोर्ट करने का जो हमारा है वो हम इसमें से मीट कर पाएंगे। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर आशीष, इस बारे में आपसे भी हम जानना चाहेंगे, इस पूरे क्षेत्र को अगर हम देखते हैं, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग और जो हमारा मत्स्य पालन क्षेत्र है, यहाँ से कितनी हम मान सकते हैं कि जो संभावनाएं रहती हैं हमारी, ना सिर्फ घरेलू बाजार के लिए, क्या एक आर्थिक संरचना आपको नज़र आती है जिसकी बढ़ने के पूरे आसार अब हमें नज़र आ रहे हैं? क्योंकि प्रसंस्करण जो है सीधे तौर पर हम मान सकते हैं किसानों के लिए जो उनकी आय थी वो दोगुनी इसमें हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जितना भी
सबसे बड़ी बात है, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव होना है, आपको अच्छा प्रोडक्ट देना है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट की एक बड़ी जरूरत थी, आपको आसानी से क्रेडिट मिल सके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये योजना से बहुत फायदा होगा, एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा और हमारे जो किसान हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पिटिटिव हो सकेंगे, अच्छा प्रोडक्ट दे सकेंगे, कम्पिटिटिव हो सकेंगे, कम दाम पे दे सकेंगे। एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन देख के भी इन योजनाओं को लाया गया कि किसान कैसे हमारा जो ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा अच्छा एक नाम है, उसको कैसे और बढ़ा सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी अजीत जी, हम मान सकते हैं कि एक बड़ा एक्सपोर्ट हब जो है वो हम यहाँ तैयार करने की कोशिश में, उसकी भी संरचना जो है या नींव जो है लगभग हम मान सकते हैं जो रख दी गई है अब। हाँ जी बिल्कुल जी, उसी के तरफ भी हम कोशिश कर रहे हैं, उसी के तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। उस पहलू में भी हम जाएंगे और धीरे धीरे जा पाएंगे कि एकदम से हम नहीं जा पाएंगे। अभी का हालत और उससे जो हम कितना उबर के आ रहा है और इतना सक्सेसफुल है, जो इसकी जो इफ़ेक्ट जो आएगा प्रोसेसिंग यूनिट और ये जो सब लगाने में, और फार्मर्स को जितना उत्साहित करेंगे जो हमारे ये स्कीम है आने वाले सालों में, उसके बेसिस में हम ज़रूर उस पहलू तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, ना सिर्फ जो किसान हैं अजीत जी उनको प्रोत्साहित हम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशिक्षण है वो कितना ज़रूरी आप मानते हैं? क्योंकि अगर प्रसंस्करण में हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं या जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं, और एक किसान से उद्यमी या व्यवसायी के रूप में उनका परिवर्तन होना वो कितना महत्वपूर्ण, उसके लिए प्रशिक्षण कितना ज़रूरी आपको लगता है? उसमें भी PM स्किल डेवलपमेंट के उद्यम से भी वो सब मामला सोल्व हो रहा है। और जो युवा हैं भारत के, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एम्फोसिस वही किया है कि स्किल बढ़ाओ, जो स्किल है उसको और बढ़ाओ और उसके भी ऊपर उसको स्किल को ले जाने और उसको इम्प्लीमेंट करने का आह्वान किया है जी। तो उस हिसाब से जैसे आप देखेंगे मीट एंड डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे ICAR के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसको, और ये जो जैसे भी आप देखेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाएगा, जब उसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेंगे, जो संस्थाएं हैं जहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, डिप्लोमा देते हैं, डिग्री देते हैं, तो उस फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में जो उसमें से जो पढ़ लिख के आ रहे हैं लोग, और डिप्लोमा जो भी उसमें से लेके आ रहे हैं या डिग्री लेके आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जब हमारे इंडिया में ही प्रोसेसिंग कैपेसिटी और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विल डेवलप कितने अच्छे से होंगे, उतने उनके लिए लाभदायक और उनका रोजगार का चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। ज़ाहिर तौर पर हम मान सकते हैं कि कोशिश जो है वो लगातार की जा रही हैं और एक बड़ा बदलाव जो है वो हम देख पा रहे हैं। लेकिन जब आत्मनिर्भरता की बात कही जाती है, किस तरीके से जो किसान हैं, युवा हैं, वो इससे जुड़ रहे हैं। खासतौर से डॉक्टर आशीष, अगर हम बात करें, जैसा अजीत जी ने कहा कि ना सिर्फ जो कौशल विकास है उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जो सामंजस्य बनता जा रहा है योजनाओं का, वहाँ दूसरा लक्ष्य हमारे सामने था किसान की आय को दोगुना करने का। उस लक्ष्य को भी हम समय रहते हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए पशुपालक से जो है जितनी आमदनी आय हमारे किसान भाई पशुपालन से ले अर्जित कर रहे हैं, उससे जो हमारी टोटल आमदनी एक बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा है। तो हमारा फोकस यही कैसे हम पशुपालन की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं किसानों के बीच में। और जैसा कि बताया अजीत जी ने कि योजनाएं आ रही है उसमें टेक्नोलॉजी का एक बड़ा योगदान होगा, एक बड़ा फोकस रहेगा। उसमें ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का एक बड़ा एक महत्व है और फोकस है कि हमको नई टेक्नोलॉजी लानी है, किसानों को सिखाना है, उनको एक्सपर्ट है, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं दुनिया में, जो भी यहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो आगे बढ़ गए हैं इस पशुपालन के जो आपके व्यवसाय में, उसको भी कॉपी करना, उनको देखना, उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, मैं बोलूँ हर फील्ड में इस पे काम हो रहा है। और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी अप्लाई करके हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे पशुपालक दुनिया में सबसे आगे बढ़े और सबसे अच्छा प्रोडक्ट सबको दे सकें। जी बिल्कुल, साथी अजीत जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि किस तरीके से लाभ को और हमें बढ़ाना है, कैसे उसको बेहतर करना है, इस तरफ और ज़्यादा अब हम अग्रसर हो रहे हैं, सक्रिय हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे थे, जैसे ट्रेसेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे आप दूध हो, मांस हो, जो भी खाद्य पदार्थ हो, जहाँ से प्रोड्यूस होता है वहाँ से लेके जब खरीदार के हाथ तक, उनके किचन तक पहुँचने तक की जो ट्रेसेबिलिटी है वो बहुत बड़ा
मूल्य वर्धन का इम्पोर्टेंस है उसमें। उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता है वो उसको इंश्योर करता है। उसके लिए जब आपके इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्टर में आएंगे, जब प्रोसेसिंग आपका मजबूत होंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप अडेप्ट करेंगे, तो ये सब चीज़ें उसके साथ जुड़ जाएंगे और एक लाइन में लाइन उसमें उसके साथ इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जैसे विदेश राज्यों में आप देखेंगे, जैसे डेयरी के बारे में बात करेंगे तो उधर हमारे देश जैसा एक किसान 2 या 3 गाय रखते हैं वो सिस्टम नहीं है। वहाँ पे एक किसान ही 1000, 2000, 3000 गाय रखते हैं। जी बिल्कुल। तो वो सिस्टम यहाँ आएंगे धीरे धीरे, अब उसके तरफ शुरू हो गया। आप देखेंगे पंजाब जैसे राज्यों में वहाँ पे 200-300 गाय का फार्म आना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में भी है इसके एग्जाम्पल्स। और ये धीरे धीरे ये सब उसी लाइन में हम उसी गुड प्रैक्टिसेस, जैसे सर ने बोला बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो यहाँ पे भी लागू हो जाएगा। जो दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका और हमारा भी बेस्ट तरीका है, वो सब मिलके एक बहुत बड़ा फ्यूचर इसमें दिख रहा है। जी बिल्कुल, यानी तकनीक और जो तरीके की बात की जाए वो जो बेहतर हो सकता है, जो सर्वश्रेष्ठ है उसको कैसे हम और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी हैं। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि और ज़्यादा लाभ जो है इसके ज़रिए हमारे जो कृषि से जुड़े तमाम क्षेत्र हैं इनको मिल सके। पशुपालन की बात करें, डेयरी फार्मिंग की बात की जाए या फिर मत्स्य पालन की, जिसमें एक बड़ा बदलाव हमें यहाँ देखने को मिलेगा जब से इस योजना की घोषणा की गई थी उसके बाद से भी। फिलहाल वहाँ संवाद में जानकारी का सफ़र आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत व संवाद में। आज कार्यक्रम में आपको जानकारी हम दे रहे हैं किस तरीके से जो हमारा डेयरी फार्मिंग का क्षेत्र है वहाँ पर दो काज जो हैं वो पूरे होते हमें नज़र आ रहे हैं। एक तरफ किसानों को KCC जैसी जो सुविधा है पशुपालन क्षेत्र में वो अब मुहैया कराई जा रही है डेयरी फार्मिंग के लिए, मत्स्य पालन के लिए। दूसरी ओर बाकायदा आर्थिक पैकेज में एक बड़ी राशि जो है जिसका प्रावधान रखा गया है, जिससे एक आधारभूत ढांचा जो है वो तैयार होगा और न सिर्फ प्रसंस्करण जैसे तमाम क्षेत्र जो हैं जिनके ज़रिए जो पशुपालक हैं, किसान हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, उनका समावेश इसमें हमें होता नज़र आएगा। अजीत जी, यहाँ आपसे समझना चाहेंगे, जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं और एक ऐसा भारत जिसमें शायद जो किसान हैं सबसे पहले जिन्हें प्राथमिकता दी गई है वो शायद सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर होते नज़र आएंगे। ज़रूर, किसान जब आत्मनिर्भर होगा पूरा देश आत्मनिर्भर होगा। जो किसान को जो मूल्य देना चाहिए और उनका जो सामूहिक क्षेत्र में उनका जो प्रायोरिटी है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ेगा। किसान खुद अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा और देश खुद अपने आप पूरे तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए ये हम मान सकते हैं जो आत्मनिर्भरता है वो कैसे बढ़ रही है। और साथ ही डॉक्टर आशीष, अगर प्राथमिकता की बात की जाए तो हमने शुरुआत से ही देखा सरकार की प्राथमिकता जो है वो कृषि और किसानों को लेकर रही। और यहाँ पर बाकायदा अगर देखा जाए तो हमने देखा कि पूरा मंत्रालय जो है अब इसके लिए बना भी दिया गया था कि ना सिर्फ डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन, बल्कि पशुपालन से जुड़े जो हैं तमाम समस्याएँ जो रहती थी उनको सुलझाया जाए और ज़्यादा जो योजनाएँ हैं वो आ सकें। इस कड़ी को अगर देखा जाए तो पहला एक कदम नहीं बल्कि कई कदम हम मान सकते हैं जो आगे बढ़ चुके हैं देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अब था कृषि मंत्रालय, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में इसको परिवर्तित किया। उसके बाद जो पशुपालन और मत्स्य पालन को अलग एक मंत्रालय बनाया जिससे कि फोकस हो सके और इन में एक और जोर से और अच्छे से काम, फोकस देकर काम कर सकें और अच्छी योजनाएं ला सकें ये क्षेत्र में। तो मतलब एक फोकस मैं बोलूंगा कि इस पर अटेंशन दिया जाए। बहुत इसको महत्व भी दिया गया। नई बड़ी योजनाएं आप देखेंगे कि जितना भी इन्वेस्टमेंट या योजनाएं पुरानी चल रही है उससे बहुत कई गुना अधिक निवेश कर रही है सरकार अपनी योजनाओं में, जिससे किसानों इस क्षेत्र में किसान आगे बढ़ सके और इसमें टेक्नोलॉजी का और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आए, इससे कि हर तरह से लोग एम्प्लॉयमेंट मिले, उनका आय दुगनी हो, आत्मनिर्भर हो सके। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बहुत बड़ा एक अंश है वो
कृषि और कृषि में, तो मैं कृषि बोलता हूँ तो कृषि में किसान, पशुपालक और मत्स्य पालक सब शामिल। जी बिल्कुल, हम मान सकते हैं यानी जो कृषि और पशुपालन जो एक दूसरे के पूरक ही हैं। लेकिन डॉक्टर आशीष, इस बात से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि क्या अब से पहले भी अगर हम बात करें पशुपालन क्षेत्र की, तो इतना सक्रियता शायद नज़र नहीं आती थी और ना ही इतनी शायद रुचि या रुझान जो है वो किसानों का नज़र आता था। अब तमाम योजनाएं आई तो और ज़्यादा आकर्षण जो है यहाँ पर दिखता है। बिल्कुल, पहली बार इतने बड़े हस्तक्षेप किए गए हैं पशुपालन सेक्टर में बोलूँगा, और किसानों के लिए बड़ी योजनाएं लाई गई और एक जितने भी सरकार ने बैठ के जितने भी गैप्स थे उसको फिल कर दिया। जहाँ जहाँ हमको लगा कि इस तरह की पहल करनी चाहिए या एक जो मिसिंग लिंक है इसको बैठाना जरूरी है, वो सब काम कर दिया। इसी अब आगे आसानी से स्मूथली काम हो सकता है, आगे हम बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल अजीत जी, जैसा डॉक्टर आशीष ने कहा कि जो जहाँ पर जगह दिखी गई यहाँ पर शायद अभी पूरा जो जगह है वो खाली है, उसको पाटने का काम किया गया। और इस कड़ी में अगर हम देखें, जो किसान है ना सिर्फ उनकी राय को माना गया, जो उनकी मांग चल रही थी या किसान संघ है उनकी मांगों को भी पूरा किया गया। और उसी कड़ी में जो पशुपालन, जिसको हम मान सकते हैं कि पहले शायद दरकिनार कर दिया जाता था, लेकिन अब कोशिश की गई कि उसी को हम फोकस कर सकें और उसके ज़रिए ही जो किसान की आमदनी है उसका रास्ता भी इख्तियार हो। बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे एग्रीकल्चर और पशुपालन एक सिक्के का दो ही पार्ट है। जी, जब एक जहाँ पे प्रॉब्लम आता है दूसरा चीज़ उसको कॉम्पेंसेट करते हैं। जैसे एक किसान अपने साथ 2-3 या 4 गाय रखा, मुर्गा पालन किया, तो उससे भी उसके आमदनी में एक इनकम आता है। जी, एग्रीकल्चर के अलावा इससे भी इनकम आता है, तो इट इज पूरक है ये दोनों। तो इसी को बढ़ावा देना, और जैसे कि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी होते हैं वैसे ही इम्पोर्टेंस अब आज के डेट में किसान जागरूक हो गया है, पशुपालन के तरीके से आ गया है। जो दूध का प्रोडक्शन में भी भारत नंबर 1 है, तो इसका अभी हमारा फोकस पूरा उस लिए थी उसकी गुणवत्ता को बढ़ावा देना। यहाँ किसान जी अजीत जी, हम मान सकते हैं जो एक मॉडल है हमारा एकीकृत कृषि प्रणाली का, उसको और ज़्यादा सुदृढ़ और विकसित करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी इसी का एक पहलू है। उसी का ही अभी आगे का युग उसी का ही है। जी, जो फार्मर इंटीग्रेटेड फार्मिंग अडॉप्ट करेंगे उनका आयु बिल्कुल बढ़ेगा और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे पशुपालन के साथ आप मत्स्य पालन, मुर्गा पालन और खेती बाड़ी के साथ ये सब जुड़ के करेंगे तो एक दूसरे का पूरक होता है वो। जैसे जो फार्म से जो आपका जो बायोलॉजिकल वेस्ट आता है, काऊ डंग, वो सब उनका ऐसे फर्टिलाइजर यूज़ होगा, जैसे उसका वैल्यू गोबर गैस बनने, यानी कैसे एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं और कैसे हम उनका सदुपयोग कर सकते हैं, ये महत्व अब हम धीरे धीरे जान रहे हैं। यस, उसका जो बढ़ावा है वो मिल रहा है और आगे जाके बहुत अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा भारत में। जी बिल्कुल, लेकिन किस तरह का एक बड़ा बदलाव जो है वो हम देख पाएंगे, क्योंकि अगर पिछले 10 से 20 सालों की भी बात की जाए, इन वर्षों के मुकाबले आज के समय में एक बदलाव नज़र आता है। आने वाले समय की अगर बात करें जी, तो किस तरह का बदलाव हम देख सकते हैं, किस तरह की उम्मीद हम कर सकते हैं? बिल्कुल, इसी तरीके से फार्मर, जो मैं वही बोला, जो किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा आने वाले दिनों में। जी, जैसे ये सब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम, ये सब अडॉप्ट हो जाएगा तो तुरंत उसका असर आना शुरू हो जाएगा। आत्मनिर्भरता सम्मान के साथ किसान फील कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक सम्मान अपने आप में ही देखिए जो किसान हैं उनको दिया जाता है, अन्नदाता हमारे। साथ ही यहाँ डॉक्टर आशीष, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसा अजीत जी ने कहा कि अगर बदलाव की बात हम करते हैं, हर स्तर पर बदलाव हम देख पा रहे हैं, एक बदलाव की प्यार जो है वो नज़र आती है, इसके साथ साथ विकास भी हमें नज़र आता है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र को अगर देखें, क्या कुछ बड़ा बदलाव जो है वो यहाँ हमें नज़र आ सकेगा? मैंने जैसे बताया कि एक तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो है वो बड़ा होगा, और जैसे कि एक मुहिम चल रही है कुछ सालों से कि किसान की जो जमीन का जो छोटी होती जा रही है, जो उसको पर हेक्टेयर, जो पर फार्मर जो लैंड ओनरशिप है, उसको जो उसकी प्रॉब्लम दूर करने के हमने FPO बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, कोऑपरेटिव बनाए। कैसे हम एकीकृत होके हम मिल के एक साथ खेती करें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमको मिले, और यूनिट एक नहीं बड़े मिल के काम करें, बड़ा यूनिट डालें तो साइज बड़ा होगा, बेनिफिट ज्यादा होगा। आप जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल होंगी, आप इनपुट है वो सस्ते दाम पे खरीद सकते हैं, आप मार्केट में आप बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, आप अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं, किसान को एक बड़ी
परेशानी दाम की भी रही है, कैसे उसको अच्छा दाम मिले। तो उन जो आपका जो ग्रुप बन रहा है, ग्रुप्स के जो बेनिफिट्स है, ग्रुप डायनेमिक्स है, उससे काफी बड़ा फायदा होने वाला है किसानों को। अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा और जब 7-8-10 लोग मिलकर काम करेंगे या इकट्ठा एक ग्रुप होगा तो उनकी ग्रुप डायनेमिक्स का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे हम काम करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को लीवरेज करते हैं, में आने वाले साल में एक बड़ा बदलाव मेरे को दिख रहा है। जी बिल्कुल, और जैसा आपने कहा डॉक्टर आशीष के एक साथ मिलकर जब काम होगा तो ज़ाहिर तौर पर एक बदलाव उसका नज़र आएगा। अजीत जी, आप भी इस बात को मानते हैं क्योंकि एकता में शक्ति की जो बात कही जाती है, अब जो किसान है ना सिर्फ स्वयं सहायता संगठन जो है बल्कि किसान उत्पादक संगठन है, ये एक पूरी तरीके से जो किसान है वो जान चुका है कि अगर समूह में है तो और ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा और इन योजनाओं का लाभ समूह में रह के, संगठन में रह के शायद ज़्यादा मिल पाएगा। बिल्कुल, अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर ही अपना ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, वही उसका मालिक है, वही उसका बोर्ड मेंबर है, वही अपना प्रोड्यूस मार्केट में भेजेंगे जी। तो वो चालू हो गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बहुत साल पहले ही वो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने का स्कीम निकाला है। उसके वजह से आज के डेट में बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस पूरे देश भर में बन गया है और उससे किसान अभी फायदा उठाना शुरू हो गया जी। तो किसान उसके बारे में बहुत सारे जागरूक हो गया है। तो अकेले करने से एकजुट में करना बहुत मजबूत होता है और बहुत सक्सेसफुल होता है। वो पहले से भारत में सब लोग जानते हैं, तो उस आइडिया को ही फॉलो कर रहे हैं किसान। यानी एक सकारात्मक दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि समूह में पहले से ही एक शक्ति जो है वो होती है, लेकिन ऐसे में जब और यहाँ पर एक आर्थिक रूप से जब मदद मिलती है सरकार की तरफ से और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र में अगर किसान समूह में आगे आएंगे तो और ज़्यादा लाभ इसका ले सकेंगे। बिल्कुल, जो आप संगठित है, जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ संगठित है तो आपको सारे फायदा, जो भी सरकार का फायदा है, बाकी जो भी फिनेंशियल एड मिलना है, उसके लिए आप एकजुट रह सकते हो और आपको एक साथ उसका फायदा मिल सकते हैं। जैसे कि आप अकेले किसान अलग अलग जहाँ पे जाके जो दिक्कतें उनको सामना करना पड़ता है, वो माहौल अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब किसान संगठित हो गया है, उनका एसोसिएशंस बन गया, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन आ गया, उसके वजह से वो जागरूक भी है, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में उनको पता है और वो दूसरे जगह जाके विजिट भी कर रहा है कि यहाँ पे कैसे तरीके से खेती बाड़ी हो रहा है, क्या एनिमल हस्बेंड्री कैसे किया जा रहा है। तो अपने आप वो टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण, डॉक्टर आशीष इस बात से आप भी सहमत होंगे, जो जब जानकारी को प्रयोगात्मक किया जाता है यानी फील्ड बेसिस पे ही जब एक किसान को, एक पशुपालक को जानकारी दी जाती है तो उसका ज़्यादा लाभ उनको हमें मिलता नज़र आ रहा है। बिल्कुल, एक जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे लैब टू लैंड हो, एक काफ़ी जो कैपेसिटी बिल्डिंग का भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा है इस नीतिवान ट्रेनिंग जो हमारी स्कीम रही है अलग अलग। और अब उसके जैसे मैंने पहले भी बोला, उस पर फोकस अब ज़्यादा देने की ज़रूरत भी है हमको। हम नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, तो एक लाभ किसानों को मिलेगा, देश को मिलेगा और एक्सपोर्ट में जैसे पहले बताया कि बड़ा लाभ होने वाला है। मैं बोलूँगा चारों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है, खाली हमको फोकस रहना है और मन लगा के काम करना है सबको एक साथ। और चाहे वो बैंक हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकार हो, अगर एकजुट होकर काम करेगी तो बहुत बड़ा फायदा देश को भी होगा, हमारे किसान। जी, साथ ही डॉक्टर आशीष, ऐसे में किसानों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार की योजनाएं नई बहुत आ रही हैं, सरकार का पूरा फोकस किसान के ऊपर है और ये अब हमारे हाथ में हम योजनाओं को लें, ग्रहण करें और अपना भी उन्नति करें, देश को भी आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार जो योजनाएं आ रही हैं वो आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैं और इसका चयन हमें करना होगा। जितनी जल्दी इनका चयन हम करेंगे उतनी जल्दी आत्मनिर्भरता जो है वो आ सकेगी। जब हम कहते हैं कि जो देश है वो बदल रहा है तो बदलाव की बयार कैसी है और कैसे वो कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों से होकर निकल रही है, जो विकास है वो किस गति से आगे यहाँ बढ़ रहा है, ये हमने जाना। और इन योजनाओं का लाभ लेके जो किसान है कितना आगे बढ़ पाएंगे आने वाले समय में, इसकी भी जो तस्वीर है हमें अब नज़र आने लगी है। फिलहाल आज इस चर्चा में आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। किसान जो है अब जागरूक हो रहे हैं और आने वाले समय में जागरूकता जो है इतनी होगी कि किसान है अपनी आमदनी को दोगुना भी कर पाएंगे। तो फिलहाल अब वक्त चला है आप सभी से विदा लेने का। वाद संवाद में अगली बार किसी नए विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।